वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को। तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके लगभग 10 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट नामक सीरीज़ मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आप उन्हें विजिट एक बार अवश्य करिएगा। इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको 8219312129 पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपकी जो भी क्वेरी होगी उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। नंबर आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसी के साथ वहाँ पर आपको हमारे अदर प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। जो भी आपको लेना हो तो आप संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य अपने विजिट करना है एक बार। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 81, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा स्त्रीवाची प्रत्यय शब्द प्रयुक्त हुआ है बालिका में? तो बताना है सही विकल्प यहाँ पर कौन सा होगा। बालिका में ये हो जाएगा विकल्प डी, इक्का। बालिका में ई का सही ये हो जाएगा प्रयोग। अगला देखिए 82, बहुव्रीहि समास में क्या होता है? तो बताना है बहुव्रीहि समास में क्या होता है। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, तीसरा पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में। 82 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला देखिए 83, अधोलिखित पद का सही विग्रह क्या होगा? कमल नयन का पद विग्रह करना है। तो सही विकल्प यहाँ पर चयन करिए। तो 83 का सही विकल्प हो जाएगा बी, कमल जैसे नयन वाला। कमल नयन उसे कहते हैं जिसके कमल जैसे नयन हो, बी सही विकल्प। अगला देखिए 84, निम्नलिखित पद में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। मृगलोचनी, इसमें कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है वो पूछा गया है। तो जो 84 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, बहुव्रीहि में मृगलोचनी समास है। मृगलोचनी में बहुव्रीहि समास है, उल्टा बोल दिया। डी हो जाएगा बहुव्रीहि समास, इसमें होगा। इसमें क्या होता है बहुव्रीहि समास में? तीसरा पद प्रधान होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको मृगलोचनी मिल गया बहुव्रीहि समास का। अगला देखिए 85, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास कौन सा है? त्रिभुज, शताब्दी, दीर्घबाहु या पतिव्रता? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 85 का दीर्घबाहु। जो दीर्घबाहु है इसमें कर्मधारय समास होगा। आगे है 86, पुतलियाँ बदलना का सही अर्थ क्या होगा? प्रसन्न होना, मरणासन होना, दुखी होना, क्रोधित होना। तो 86 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प भी, पुतलियाँ बदलने का अर्थ होता है मरणासन होना या मृत्यु के बहुत नज़दीक होना। अगला है 87, तो पूछा गया है पीठ पर हाथ फेरना का सही अर्थ क्या होगा? तो मुहावरे हैं ये वाले। तो जो पीठ पे हाथ फेरने का सही शाब्दिक अर्थ होगा तो वो होगा प्यार करना या शाबाशी देना। सी सही बेहतर होगा यहाँ पर, शाबाशी देना। बोलते हैं ना, उसने मेरी पीठ पे हाथ रखा या पीठ पर हाथ फेरा, तो शाबाशी दी होती है एक प्रकार की। तो 87 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला देखिए 88, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो शब्द है उच्छिष्ट। तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा तो वो हो जाएगा उत्तधन शिष्ट। यहाँ पर बी सही विकल्प हो जाएगा, उत्तधन शिष्ट। आगे देखिए 89, निम्नलिखित की संधि कीजिए। तो यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया था, ये संधि विच्छेद होगा। अगर संधि पूछी जाए उत्तजमा शिष्ट की तो ये हो जाएगी इसकी संधि, और विच्छेद ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर अति धन अल्प का संधि पूछी गई है। तो बताना है कौन सा सही विकल्प हो जाएगा अति धन अल्प का। तो ये हो जाएगा अत्यल्प। अत्यल्प ये हो जाएगा संधि, और विच्छेद हो जाएगा अति धन अल्प। ठीक है, इस तरह ध्यान रखना है। अगर एक प्रश्न को आप गौर से देखेंगे तो आपके 2-2, 3-3 प्रश्न बन जाते हैं। साथ में इन्हें नोट भी करते रहिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ज़्यादातर प्रश्नों की रिवाइज होने की पूर्ण संभावना रहती है। आगे देखिएगा 90, रस सिद्धांत के संस्थापक आचार्य कौन है? तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होती तो वहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी कि रस सिद्धांत के संस्थापक आचार्य कौन माने जाते हैं। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर 90 का भर्तमुनि। जो भर्तमुनि है ये रस सिद्धांत के संस्थापक आचार्य माने जाते हैं।
अगर पूछा जाए इन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है, तो इनके द्वारा रस की संख्या मानी गई है 8। और अगर साधारणतः पूछा जाए रस कितने हैं, अगर पूछा जाए साधारणतः रस कितने हैं, तो ये 9 हो जाएंगे। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे भामह। अगला प्रश्न देखिएगा 91, वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है? भरत, भामह, कुंतक, आचार्य क्षेमेंद्र। तो 91 का जो सही विकल्प हो जाएगा सी, कुंतक। जो कुंतक है इनकी पुस्तक का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। अगर कई बार ये भी पूछा जाता है वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, कुंतक माने जाते हैं। भामा किसके माने जाते हैं, अलंकार के। भरत किसके माने जाते हैं, रस के। क्षेमेंद्र किसके माने जाते हैं, औचित्य संप्रदाय के। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो मैंने आपके समक्ष रखी हैं, याद रखना है इनको। अगला देखिए 92, आलोचना शब्द किस धातु से निष्पन्न हुआ है? लोच, आलो, लोचना, आलो जमा चना। तो देखिए कितना सुंदर विकल्प दिया गया है चौथा। तो जो 92 का सही विकल्प हो जाएगा, तो ये लोचना से बना है। जो आलोचना शब्द है ये लोचना धातु से निष्पन्न हुआ है, जो संस्कृत का है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए हिंदी साहित्य में आलोचना का सम्राट किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस आलोचना के सम्राट माने जाते हैं। आगे देखिएगा 93, आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, स्वभाव या दुर्भाव। तो ये कहा जाता है आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव। सही विकल्प यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 94, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव पूछा गया है इसके बारे में अपने बताना है। उत्साह होगा, हास होगा, रति होगा या क्रोध होगा। सही विकल्प का चयन करिएगा। तो 94 का सही विकल्प सी हो जाएगा। जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा तो ये रति हो जाएगा, सी सही विकल्प। इसी के साथ जो अगर आपसे कई बार पूछा जाए रसों का सम्राट किस रस को कहा जाता है, तो रसों का सम्राट श्रृंगार रस को कहा जाता है। हाँ, ये भी आपको बता देता हूँ, जो अगर आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता था अधिकतर कि जो मानस है, रामचरितमानस, इसका मुख्य रस कौन सा है? तो रामचरितमानस का मुख्य रस होगा शांत रस। अधिकतर जितने भी संत या विद्वान रहे हैं उनके द्वारा शांत रस का प्रयोग अधिकतर किया गया है। अगर पूछा जाए जो आचार्य सूरदास थे इनके द्वारा अधिकतर किस रस का वर्णन किया गया है, तो ये वात्सल्य रस का अधिकतर वर्णन करते थे। आपने तो उनके वात्सल्य के बारे में पुस्तकें पढ़ी ही होंगी, तो आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए 95, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्रोध, भय, निर्वेद या जुगुप्सा। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, हमारे द्वारा रसों के ऊपर एक संपूर्ण वीडियो बनाई गई है। अगर अभी तक आपने उसे विजिट नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर मैं आपको उसका लिंक प्रदान कर दूँगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो वीडियो देखना, वहाँ से आपके रस के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। बहुत से प्रश्न आपको वहाँ पर मिल जाएंगे जो कई बार परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो जो 95 का सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विकल्प डी। जो जुगुप्सा है ये विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। अगला है 96, श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कटा हुआ, उदासीन, जुड़ा हुआ या मुड़ा हुआ। तो जो सही विकल्प हो जाएगा 96 का, तो ये हो जाएगा सी, जुड़ा हुआ। श्लेष का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। अगला है 97, जब वक्ता द्वारा कही बात को श्रोता कोई और ही अर्थ निकालता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? फिर से बोल देता हूँ, जब वक्ता द्वारा कही बात का श्रोता कोई और ही अर्थ निकाल ले या निकालने लगता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति, व्यंग्योक्ति या वक्रोक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो 97 का सही विकल्प हो जाएगा वक्रोक्ति। कहा कुछ और होता है और अर्थ कोई और निकाला जाता है तो वहाँ पर वक्रोक्ति होगा। समास नहीं, अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार वहाँ पर निकलेगा। सी सही विकल्प यहाँ पर। अगला है 98, छंदसूत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? आचार्य भरत, आचार्य वामन, आचार्य पिंगल या आचार्य कुंतक। तो 98 का सही विकल्प जो आचार्य पिंगल है, इन्हें छंदसूत्र का रचयिता माना जाता है या इन्हें पिंगलाचार्य भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम जो पिंगल आचार्य थे इनके द्वारा ही छंदों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई थी। ये सब भरत नहीं कर पाए, वामन नहीं कर पाए, कुंतक नहीं कर पाए, पिंगल आचार्य द्वारा ये सब पहली बार किया गया था।
अगला है 99 किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? दोहा, सोरठा, चौपाई या रोला? तो 99 का जो सही विकल्प हो जाएगा सी, चौपाई। जो चौपाई है यहाँ पर प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला देखिए 100 लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? जो लक्षणा शब्द शक्ति के भेद माने जाएंगे तो 2, 4, 6 या 7। तो 100 का जो सही विकल्प हो जाएगा 2, लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद माने जाते हैं। सही विकल्प ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 101 किस दर्शन ने कक्षा कक्ष में प्रबोधकीय व्यवस्था विकसित की है? प्रबोधकीय से तात्पर्य होगा मॉनिटरी व्यवस्था को विकसित किया है। वैदिक, वेदांत, इस्लाम या बौद्ध? तो सही विकल्प हो जाएगा 101 का ए, जो वैदिक है। इसमें जो प्रबोधकीय व्यवस्था को विकसित किया गया था। अगला है 102 निम्न में से कौन सी विशिष्टता या फीचर गांधी जी से संबंधित नहीं है? बुनियादी शिक्षा, अहिंसा, स्वधर्म या हस्तकला? तो 102 का सही विकल्प हो जाएगा सी, स्वधर्म। जो स्वधर्म है ये गांधी जी से संबंधित नहीं होगा। बाकी बुनियादी शिक्षा इनसे संबंधित है, अहिंसा इनसे संबंधित है, हस्तकला इनसे संबंधित है। ये तीनों ही इनकी विशेषताएं रही हैं गांधी जी की। आगे है 103 किसी राष्ट्र का भविष्य सुनिश्चित होता है? तो किससे किसी राष्ट्र का भविष्य सुनिश्चित होता है? पाठशालाओं से, बड़ी फैक्ट्रियों से, सैन्य मुख्यालयों से या ये सभी? तो सही विकल्प 103 का ए हो जाएगा। पाठशालाओं से किसी राष्ट्र का भविष्य सुनिश्चित होता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं फैक्ट्री भी वहाँ पर होनी चाहिए, सैन्य मुख्यालय भी वहाँ पर होने चाहिए। जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है वो तो पाठशाला ही होगा। जब तक आपके राष्ट्र के नागरिकों को शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो वो अपना अच्छा बुरा नहीं जान सकते। अगला है 104 मध्याह्न भोजन योजना अर्थात मिड डे मील स्किल योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1995, 1996, 1997 या 1998? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, 1900। शायद आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मिड डे मील खाकर निकले हुए विद्यार्थियों में होंगे। तो हम भी इसी दौर से निकले हुए स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने मिड डे मील खाया है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर 105 शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है? तो बताना है किस वर्ग के लिए ये लागू होता है। तो ये होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों